हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण अर्थात नियम। कौन कौन सी संक्रियाएं आपकी चलती हैं तो आपको पता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 आपकी संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं से आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट होगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, या फिर दो पूर्ण संख्याएं सहचर्य नियम का पालन करती हैं। सॉरी, दो नहीं, तीन पूर्ण संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा, तो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत, इसके लिए आपको नियम देखने पड़ेंगे। ठीक है, संक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 आपको देखनी है कि ये कौन कौन से नियम का पालन कर रही हैं, कौन से नियम का नहीं। सबसे पहले है आपका योग का प्रगुण। तो इसमें सबसे पहला जो नियम आएगा वो आएगा संवरक प्रगुण। क्या होता है ये संवरक प्रगुण? तो दो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए। 0 से लेकर आपकी इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये संवरक नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 3 में 4 को ऐड करो, 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, 4 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। 4 3 कितने हो गए, 7। 7 भी क्या निकल के आया, पूर्ण संख्या। ऐसे 8 और 0 ऐड किया, कितना आया, 8। ये तीनों ही क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। सेम ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, 5 प्लस 4, 5 और 4 दोनों हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा, 9। 9 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ऐसी एक और एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, 12 प्लस 8, 12 और 8 कितने हो गए, 20। 12 भी एक पूर्ण संख्या, 8 भी पूर्ण संख्या, और योगफल भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो जो आपका योग है उसमें योगफल में जो पूर्ण संख्या है वो संवरक नियम, संवरक प्रगुण उसमें क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, ये संवरक प्रगुण इसमें लागू होगा, इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। अगला है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है, इसमें क्रम बदल जाएगा। क्रम विनिमय का मतलब है क्रम का बदल जाना। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर भी अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, अगर हमने क्रम को चेंज कर दिया तब भी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, और हम फिर कर दें b प्लस ए, तो क्या है, a में b को ऐड करो चाहे b में a को ऐड करो, बात बराबर ही रहेगी। जैसे 5 प्लस 3 कितने हो गए, 8। अब 3 प्लस 5 करो तब भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। 4 प्लस 7 कितने हो गए, 11। और 7 में 4 ऐड करो तब भी क्या आएगा, 11 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिएगा, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3 2 5, और यहाँ पर 2 में अगर 3 ऐड करें तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्रम बदला लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग में क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं, संवरक का भी किया और क्रम विनिमय का भी पालन करती हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्या कहता है, सहचर्य प्रगुण। या इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा दूं जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पर ले लिया एक आपका 11 प्लस 3, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और 3 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तब भी आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, चलो सहचर्य प्रगुण क्या होता है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं ली जाएंगी। इन 3 संख्याओं का योग निकालते समय आप क्या करो, किन्हीं भी 2 संख्याओं को पहले ऐड कर लो, और उसका योगफल निकालने के बाद उसमें अगर आप तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल अपरिवर्तित रहेगा। जैसे मैंने 3 संख्याएं यहाँ पर मानी, पहली a, दूसरी b और तीसरी c। तो सबसे पहले कंडीशन में हमने क्या किया, b और c को ऐड कर लिया और उसमें a को ऐड कर दें। या फिर दूसरी कंडीशन में हम a और b को ऐड करें और उसके बाद हम c को ऐड करें, तो जो मान निकल के आएंगे वो दोनों मान ही क्या होंगे, बराबर होंगे, बदलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो मैंने यहाँ पर जो संख्या भी ली है वो क्या ली, एक तो 2 ली, दूसरी 3 और तीसरी 1। 2 3 1 ली है। तो पहले मैंने क्या किया, 3 और 1 को जोड़ा, कितना आया, 4, और फिर इस 4 में 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया मान, 6। अगली कंडीशन में 2 और 3 को जोड़ा, 5 हो गया, और इस 5 में 1 को जोड़ा, कितना हो गया, 6। ऐसे ही एक और मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने ले लिया
एक संख्या 4 है, दूसरी है 2 और तीसरी है 7, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करें, 2 और 7 को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 + 7 2 9 और 9 4 कितने हो गए 13। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 4 में पहले हम 2 जोड़े, उसके बाद हम 7 जोड़ें, तो कितना आ जाएगा 4 2 6 + 7 यानी कि 6 7 13। तो देख पा रहे हो, सहचर्य नियम का भी पालन हो रहा है योग में। किसका? सहचर्य नियम का भी पालन करती हैं ये। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नियम क्या है? अगला है आपका योग का तत्समक अवयव। तो योग क्या है? योग का तत्समक अवयव क्या होता है कि पूर्ण संख्या के लिए शून्य एक तत्समक अवयव है। अर्थात शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो योगफल हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 + 0 कितना हो जाएगा? वही संख्या मिल गई 3। 7 में 0 जोड़ा कितना हो गया? 7 हो गया। ऐसे ही आप कर सकते हो 81 + 0, 81 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 मिलेगा। तो यहाँ पर जो 0 है वो क्या है? योग का तत्समक अवयव है। क्या? 0। आगे बढ़ते हैं घटाने के नियम में, तो पहला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम में क्या होता है कि किन्हीं दो मतलब या अगर जैसे ही हम घटाएँगे तो वही संख्या यानी कि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होता? देखो 4 में से 3 घटाया तो हमें एक पूर्ण संख्या मिली। लेकिन 5 में से अगर हमने 8 मतलब 5 - 8 करें तो यहाँ -3 प्राप्त होगा। -3 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट। इधर जो माइनस के मान हैं वो पूर्ण संख्याएँ नहीं होती हैं, वो क्या होते हैं? पूर्णांक। तो संवरक नियम का यहाँ पालन नहीं होता। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 4 - 7, तो कितना आ जाएगा आंसर? -3। यहीं 7 - 4 करेंगे तो आंसर कुछ और, तो क्रम विनिमय में वो आ जाएगा। तो कुल मिला के एक चीज़ याद रखना कि जभी भी हम 2 पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो हमको एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। लेकिन योगफल में है कि जब भी हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो सदैव हमको एक पूर्ण संख्या मिलेगी ही मिलेगी। क्रम विनिमय में देखिएगा क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम का ये पालन नहीं करती है, क्रम विनिमय यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे हम क्रम बदलेंगे मान बदल जाएगा। 5 - 2 और 2 - 5, 5 में से 2 को घटाइए कितना आएगा? 3 और 2 में से 5 मतलब -5 है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा -3, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है? ऐसे यहाँ देखो 11 - 8 कितना हो जाएगा? 3 और 8 - 11 कितना हो जाएगा? -3, इक्वल नहीं है। 18 में से 7 गई कितना आया? 11 और 7 - 18 कितना आएगा? -11। ऐसे एक और मैं बता देती हूँ आपको, 9 - 4 और यहाँ पर देख लेते हैं 4 - 9, 9 में से 4 गई कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना आएगा? 9 में से 4 जाएंगे 5 और माइनस की, तो दोनों ही मान देख पा रहे हो इक्वल नहीं है। तो क्रम बदलने पर मान बराबर नहीं आ रहा, जबकि जोड़ में बराबर आता था। तो व्यवकलन में या फिर घटाने में, घटाने को हम व्यवकलन भी बोलते हैं, तो व्यवकलन या फिर घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं सहचर्य नियम। अब सहचर्य क्रम में लागू नहीं हो तो सहचर्य भी नहीं होगा। घटाने पर भी सहचर्य नियम लागू नहीं होगा। किस तरीके से? हमने यहाँ 3 संख्याएँ ले ली 5, 4 और 3। तो सबसे पहले हमने 5 में से 4 को घटाया, कितना आया? 1 और उसमें से हम 3 को करेंगे माइनस तो आंसर आएगा -2। यही हम उल्टा कर दें कि 5 और फिर माइनस करें इसमें 4 - 3 को, तो 4 में से 3 गया 1 बचा और 5 में से 4 जाए 1 जाएगा 4। तो मान क्या है? बराबर नहीं आ रहे हैं। ऐसी अगली कंडीशन है कि 8, यहाँ पर मैंने संख्याएँ ली हैं 8, 7 और 2। सबसे पहली कंडीशन में मैंने क्या किया कि 8 में से 7 को माइनस किया, फिर मैं माइनस कर दूँगी 2 को। अगली कंडीशन में कर रही हूँ कि 7 में से 2 माइनस करें, फिर माइनस कर दें 8 में से, तो 8 में से 7 जाएगा पहले कितना बचेगा? 1 और फिर 2 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। यहाँ क्या 7 में से 2 माइनस किया कितना आया? 5 आया। आया और इस 8 में से जब 5 माइनस किया कितना आ गया? 3। दोनों मान बराबर नहीं है, तो यहाँ सहचर्य में भी ये नियम लागू नहीं होता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे एकदम से। यहाँ मैं एक संख्या ले लेती हूँ 6, 3 और 7। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 - 3 - 7 इस तरीके से करते हैं। तो 6 - 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा और 6 माइनस माइनस प्लस 6 4 कितने हो गए?
10 हो गए। पहला तो ये हो गई मेरी कंडीशन, कितना आया मान यहाँ पर 10 आया। अब अगली कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगला मैं इसको इधर सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करें, 6 माइनस का 3 और फिर माइनस कर दें 7 को, तो 6 में से 3 गए, कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, और माइनस 7 कितना आ जाएगा आंसर, -4। देख पा रहे हो आंसर बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, यानी कि सहचर्य नियम का पालन भी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते, गुणन में गुणा के प्रगुण क्या होते हैं। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई ना कि देखो जोड़ में क्या हुआ था, जोड़ में तीनों नियम लागू हो रहे थे, समवरक भी और क्रम विनिमय भी और सहचर्य भी। लेकिन घटाने में ऐसा नहीं हुआ, घटाने में क्या हुआ, ना समवरक लागू हुआ, ना क्रम विनिमय लागू हुआ, और ना ही आपका सहचर्य नियम। गुणन में गुणन बिल्कुल आपका चलेगा उसकी तरह, किसकी तरह, जोड़ की तरह। तो गुणन में क्या होगा, पहले संवरक देखिएगा, संवरक नियम में क्या होगा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, सदैव होती है, सदैव। ठीक है, जैसे 4 गुणा 3 कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 7 × 9 7 × 63। ऐसे ही 5 × 0 करोगे तो 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, कितना मान आया, 0। तो अब देखो गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे ही एक और ले सकते हो, 2 × 15, 15 दूनी कितना हो गया, 30, क्या मान आया, पूर्ण संख्या। क्रम विनिमय नियम में क्या होगा कि गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी कि क्रम बदल दिया तो मान बराबर आएंगे। जैसे 3 × 2 कितना, 6, और 2 × 3 भी कितना हो जाएगा, 6। 6 में 5 का गुणा करो तब भी 30 आना है, और 5 में 6 का गुणा करो तब भी क्या आएगा, 30 ही आएगा। ऐसे एक और ले लो, 12 में किसका गुणा करो, 2 का, तो कितना आया, 24, 12 दूनी 24, चाहे 2 में 12 का कर दो तब भी कितना आएगा, 24 ही आएगा। तो क्रम विनिमय नियम यहाँ पर गुणन में लागू होता है। सहचर्य नियम की बात करें तो गुणन में सहचर्य नियम भी लागू होता है। पहले 3 संख्याएं, जब भी सहचर्य नियम आए तब यहाँ पर 3 संख्या लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करो, पहले 2 का गुणा कर दो, जो गुणनफल प्राप्त हो उसमें तीसरे का गुणा करो। ठीक है, अगले में क्या हो, दूसरी कोई 2 संख्या ले ली और उसमें तीसरे का गुणा किया। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, ए ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी के। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं, 4 3 और 2। तो पहले हमने 3 व 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर हमने इसमें 4 का कर दिया, 4 6 24। अगली कंडीशन में पहले 4 और 3 का किया, 4 3 कितने हो गए, 12, फिर 2 का कर दिया तो 12 दूनी 24। देखिए दोनों मान कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक और एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अपने मन में आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया एक, 5 × 2 × 7। पहले हम इसका करते हैं तो, और इसको क्या हो जाएगा, 5 × 7 दूनी 14, और 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70। दूसरा इसका मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, 5 × 2, पहले इनका करें फिर हम 7 का करें, तो देखो 5 दूनी 10 और गुणा 7 करेंगे तो 10 का 7 में 70 आ रहा है, 70 70 बराबर। तो सहचर्य नियम भी इसमें लागू होता है। अगला आपका नियम है, अच्छा ये मैंने आगे करवा भी दिया था इस तरीके से। नेक्स्ट है गुणन का तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव गुणन का जो होता है वो होता है 1, यानी कि 1 का आप किसी भी संख्या में गुणा करो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये है गुणन का तत्समक अवयव। और योग का तत्समक अवयव होता है 0। तो 17 में 1 का गुणा किया 17, 8 में 1 का किया 8, 9 में 1 का कर दो 9 एकम 9, हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ये है गुणन का तत्समक अवयव। इम्पॉर्टेंट है, ये नोट याद रखना, पूछे गए 2-3 बार। योग का तत्समक अवयव होता है 0 और गुणन का तत्समक अवयव होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करने पर सदैव 0 प्राप्त होगा। शॉर्ट पॉइंट है, और ये आपको पता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसको ध्यान रखना। एडिशन में आपको काफ़ी सही रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछते भी हैं ना लोग, 4 × 7 × 12 × 5 × 8 × 10 × 50 गुणा, ठीक है, और लास्ट में लगा दिया 0। बताओ कितना मान आएगा, तो डायरेक्ट 0 आएगा और हम लोग गुणा करने चल देते हैं। तो 0 को हमने किसी भी संख्या में गुणा किया, फटाफट से सीधे आंसर क्या दे देना है, 0। ठीक है, चलो गुणन में एक और नियम है आपका वितरण नियम, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, जो आपका योग में और घटाव दोनों में ही लागू होता है। ठीक है, वितरण नियम, जैसे आपको 2 संख्याएं प्लस करनी है,
ठीक, तो अब क्या करेंगे, वितरण नियम में जो बाहर संख्या दी है उसका गुणा दोनों में करो और बाद में जोड़ दो तो भी मान वही प्राप्त होगा। इसको मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे हमने ले ली 3 संख्याएँ, एक है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी, ठीक? तो बी और सी को हमें ऐड करना है। यहाँ पर दिया है बी प्लस सी ऐड हो रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ए में मल्टीप्लाई करो बी का तो क्या हो जाएगा ए बी, और ए में मल्टीप्लाई करो सी का तो क्या हो जाएगा ए सी, और जब इनको जोड़ेंगे तो मान वही निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा वितरण। ये आपका व्यंजक में बहुत लगता है, जब आप व्यंजकों का गुणा और भाग सीखेंगे, वहाँ पर अगर आपको व्यंजक आपको दिया गया है 5-6, उसमें अगर पद हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं। बाहर जो संख्या लिखी होती है उसका अंदर के सभी पदों में गुणा होता है, वही क्या है आपका वितरण नियम। जैसे यहाँ ले लिया 5 गुणा 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 3 यानी कि 15, 5 गुणा 2 यानी कि 10, 10 और 15 कितने हो गए 25। और दूसरा यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 3 2 कितने हो गए 5, 5 25। क्लियर? ये आपका वितरण नियम है, घटाने में भी लागू होगा। ए का पहले बी से करो तो ए बी माइनस ए सी। 4 का हमने लिया है तो 4 का पहले करेंगे 3 में, 4 गुणा 3, फिर 4 का करेंगे 1 में, 4 एकम 4, तो कितने हो जाएँगे 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 12 में से 4 गए कितना हो गया 8, और यहाँ भी 8 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वितरण नियम है। भाग का नियम देख लेते हैं, तो समवरक नियम में पालन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 पूर्ण संख्याओं का अगर हम डिवाइड करें तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। जैसे यहाँ देख सकते हो 16 में 4 का दिया तो कितना आ गया 4, 7 में अगर हम 10 से भाग देंगे, ठीक है, इस तरीके से तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 10 सत्ते 70, तो यहाँ पर देख पा रहे हो डेसिमल में आंसर है, यानी कि ये क्या है, ये तो पूर्णांक भी नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या कहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, समवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। दो जो पूर्ण संख्या है उनका भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, सदैव नहीं मिलेगी, कभी कभार तो मिल जाएगी। क्रम विनिमय नियम में भी सेम है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अगर हमने क्रम बदल दिया तो आंसर सीधे सीधे चेंज होना है। जैसे 32 में हमने भाग दिया 16 से, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 16/32 कर दें, 32 से 16 में भाग देंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा या फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका। इस तरीके से 16/32, 16 से ही कट रहा है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, या तो 1/2 लिख सकते हो, नहीं तो डिवाइड करो कितना आएगा 0.5। ठीक, तो आंसर बिल्कुल बदल जाते हैं क्रम विनिमय में। ऐसे आप एक और ले सकते हो यहाँ पर, 8 में भाग दो 4 से तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2। यहाँ पर कर दो 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो गया 1/2। बदल के आ रहा है आंसर कि नहीं। सेम सहचर्य नियम में भी ये लागू नहीं होगा अब, कि 3 संख्याएं पहले हमने किसी 2 का डिवाइड दे दिया उसके बाद तीसरी का दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 संख्याएं ली हैं 8, 4 और 2, तो पहले हमने 4 और 2 का डिवाइड दिया, कितना आ गया 2 आ गया, फिर इस 2 से 8 में दिया, कितना आया 2 चौके 8। अब इसका उल्टा करो, पहले 8 और 4 का दो तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर जब 2 से इसमें देंगे तो 2 एकम 2, आंसर बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सहचर्य नियम का पालन भी नहीं करती हैं। यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। यहाँ मैंने 2-3 चारों संक्रियाएं लिख दी हैं। समवरक जो है, समवरक प्रगुण जो है वो आपका योग में और गुणन में लागू होता है, बाकी घटाव में और भाग में ये लागू नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें और इसमें लागू नहीं होता। सेम आपका है क्रम विनिमय नियम, योग में लागू होगा, गुणन में लागू होगा, लेकिन घटाव में और भाग में लागू नहीं होगा। सहचर्य नियम भी योग में और गुणन में लागू होता है, पर घटाव में और भाग में लागू नहीं होता। इसके बाद गुणात्मक तत्समक कौन सा है, तो वो है 0, सॉरी, योगात्मक तत्समक कौन सा है, तो वो है 0, और गुणात्मक तत्समक कौन सा है, तो वो है आपका 1। नोट पॉइंट देखो, किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर सदैव अपरिभाषित निकल के आता है। जैसे 5/0 कर दिया तो अपरिभाषित, 0/5 कर देंगे तो यहाँ डिवाइड हम दे रहे हैं 5 से, तो मान आ जाएगा 0। हमेशा नीचे वाले से यानी कि डिनोमिनेटर से या फिर हर से भाग देते हैं ना, इसलिए। ठीक, 16/0 भी क्या है अपरिभाषित। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर आंसर शून्य आता है, शून्य में देंगे तो 0 ही आएगा, और शून्य से देंगे तब अपरिभाषित आता है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, वही संख्या मिल जाएगी 1 से भाग देने पर। तो आज सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करिए क्लास को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है? चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।